दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय अभी पिछले कुछ वर्षों से लोकप्रिय हुआ है वो योग के बारे में, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। अष्टांग योग है, लेकिन हम मुख्य रूप से दो की बात करते हैं, प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम के बारे में जो हमारे यहाँ वर्णन है वो बिल्कुल आपको, अगर आप पढ़ें पतंजलि योग सूत्र पढ़ के देखें तो आपको उसमें मिलेगा कि जिस तरह के मांसपेशियों का उपयोग उसमें बताया है, पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है, वो आज आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मिलता जुलता है। जिस प्रकार की मांसपेशियों की जानकारी प्राचीन भारतीय ऋषियों को थी, वो शायद आज मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स जानते होंगे, बाकी सामान्य मनुष्यों को उसकी जानकारी बहुत कम रहती है। लेकिन उनको शरीर के अंदर जो सामान्य मांसपेशियां नहीं हैं, जो रिस्पिरेशन में यूज़ होती हैं, उनके विषय में भी जानकारी थी, तो उसका पूरा वर्णन मिलता है। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो आधुनिक विज्ञान में एक नया कंसेप्ट आया है जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन पैराडॉक्स, वो हमारे यहाँ प्राचीन भारत में हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ हमेशा से रहा है का मतलब आपने सुना होगा कि भारत में हमेशा से कहा जाता रहा है कि व्यक्ति की आयु तय नहीं होती है, सांसें तय होती हैं। इसीलिए जब कोई मरने वाला होता है तो क्या कहा जाता है कि अंतिम सांसें गिन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि गिनती की सांसें लेकर व्यक्ति आता है और जब वो सांसें पूर्ण हो जाती हैं तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये समय, और अगर आप ऐसे प्रकृति में भी देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे जानवर जो तेज़ सांस लेते हैं उनकी आयु कम होती है, कुत्ता है, खरगोश है, मनुष्य बीच में आता है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो धीमी सांसें लेते हैं, उनका जीवन ज़्यादा होता है। जैसे हम बात कर लें, कछुआ है, हाथी है, अजगर है, उनका जीवन ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको विज्ञान की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो पिछले कुछ वर्षों में एक नई खोज सामने आई है जिसको ऑक्सीजन पैराडॉक्स कहा जाता है। ऑक्सीजन पैराडॉक्स का अर्थ ये हुआ कि जो ऑक्सीजन हमको जीवन दे रही है वही ऑक्सीजन हमारा जीवन ले भी रही है, बिल्कुल दुधारी तलवार की जैसे काम करती है। अब ये बड़ा एक कंसेप्ट ऐसा है कि लोगों को बड़ी शंका हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो ऑक्सीजन जीवन दे रही वो कैसे हमारा जीवन ले सकती है। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई कहते कि मछली पानी से मर रही है, हम तो ऑक्सीजन में जीवित हैं, ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं। तो जो केमिस्ट्री के छात्र हैं या जो शिक्षक हैं वो जानते होंगे फ्री रेडिकल कंसेप्ट, फ्री रेडिकल्स के बारे में जानते होंगे। फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिससे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। हाँ, ROS भी उसको कहते हैं। ROS बेसिकली फ्री रेडिकल कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पर हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल करता है। क्यों? केमिस्ट्री वाले कोई छात्र हों बताएं, ऑक्सीजन ही क्यों फ्री रेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में बनता है? बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ऑक्सीजन जो है उसके हमेशा कोशिश ये रहती है कि कहीं से भी वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जाए। तो वो जहाँ कहीं से भी पाता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेता है। तो जैसे अगर कार्टिलेज से स्नैच कर लिया तो आर्थराइटिस हो गई, जो खून की धमनियाँ हृदय की वहाँ से स्नैच कर लिया, वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो गया तो आपको हार्ट अटैक हो गया। इस तरह से जिस जगह पर वो स्नैच करता है, DNA में डैमेज कर दिया तो कैंसर पैदा हो गया। तो ये जो फ्री रेडिकल कंसेप्ट है ये भी नया आया है और इसने ये देखा कि जितने नॉन कम्युनिकेबल बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही हैं वो इसी के कारण से उत्पन्न हो रही हैं। तो जो हमें अभी आधुनिक विज्ञान सिखा रहा है वो हमें जुडिशियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन सिखा रहा है, जो हमारे यहाँ प्राचीन योग में हमेशा से रहा है। उस पर भी आगे कभी हम विषय रहेगा तो बात करेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। और ध्यान की जो एक बात है, तो ध्यान में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। जो सबसे महत्वपूर्ण 3 परिवर्तन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो परिवर्तन आता है वो आता है फ्रंटल एरिया में, मस्तिष्क के, जिसको फ्रंटल कोहेरेंस ऑफ अल्फा वेव कहते हैं। आमतौर पे जब मस्तिष्क शांत होता है या जो हम दवाइयाँ भी देते हैं जो शांत करने के लिए रोगियों को, उसमें व्यक्ति को नींद भी आती है, व्यक्ति सो जाता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में व्यक्ति पूरा शांत होता है लेकिन पूरी तरह से जागृत होता है, मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय होता है। इसलिए उसको डॉक्टर वॉलेस ने एक शब्द प्रयोग किया, रेस्टफुल अलर्टनेस। जो सामान्य औषधियों से आपको शांति मिलती है उसकी तुलना में, या जो आप दूसरे नशे वाली औषधियों का सेवन करते हैं उसकी तुलना में, दिस इज़ रेस्टफुल अलर्टनेस। लोग पूरी तरह से जागृत होते हैं और मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय भी होता है। तो पहला परिवर्तन तो ये आता है। दूसरा परिवर्तन आता है जो अभी हम बात कर रहे थे कि उस क्षेत्र में जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड है, तो जिससे हम समय को वैसा देख पाने में सक्षम हो पाते हैं जो सामान्य स्थिति में हम नहीं समझ सकते। और तीसरा आता है जो हमारे लोअर सिस्टम्स होते हैं ब्रेन के, जहाँ से निगेटिव इम्पल्सेस ऊपर जाते हैं। निगेटिव इम्पल्सेस मतलब जिसमें हेट्रेड, घृणा है, हिंसा है, क्रोध है, इस तरह की भावनाएं जो नीचे से ऊपर जाती हैं,
वो कम हो जाते हैं और ज़्यादातर क्षेत्र मतलब ऐसा देखा गया है केसेस में कि वो पूरी तरह से भी बंद हो जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, यदि हम ध्यान को प्रोपेगेट कर पाएँ, पूरे विश्व में फैला पाएँ, तो मेरे हिसाब से तो ये भारत की अद्भुत देन होगी पूरे विश्व को कि हम पूरे विश्व से घृणा, हिंसा और आतंकवाद को शायद ख़त्म कर सकें। साइकोसोमेटिक तो मतलब बहुत शुरुआती ही है, वो तो होगा ही होगा। हम उससे भी आगे की बात कर रहे हैं कि उस स्तर पे अगर हम जाते हैं तो पूरा विश्व हम एक शांति और आनंद का एक क्षेत्र बना सकते हैं, और जिसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम अगर हम देखें हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान में बहुत सारा ऐसा विज्ञान वर्णित है जिस पे शोध की आवश्यकता है, लेकिन हमने उन पे शोध नहीं किया, हमने उनके बारे में सोचा नहीं। हम अंधविश्वासों के चक्कर में पड़े हैं, चमत्कारों के चक्कर में पड़े हैं और विज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो हमको उसको खोज करना है, उसको सामने लाना है जिससे कि हम अंधकार से दूर हट सकें। तो वो वही बात आती है जो हमारे यहाँ मंत्र कहा गया है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ इस अवसर पर कि हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो वो तभी संभव है जब हम विज्ञान की दृष्टि से हम प्राचीन भारतीय ज्ञान का शोध करने का प्रयास करेंगे। समय चूँकि सीमा हो चुकी है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। ये विषय ऐसा है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं 30 वर्षों से ज़्यादा इस विषय पर बोल रहा हूँ और मेरी पुस्तक भी है अनंत यात्रा के नाम से। तो इनमें से एक एक विषय पर भी मैं एक एक व्याख्यान लेता हूँ। जैसे माया पे ही पूरा एक दिन का व्याख्यान मैं लेता हूँ। तो यदि आप लोग चाहेंगे कभी अगर आगे रुचि होगी तो हम भविष्य में भी और विषयों पर भी बात कर सकते हैं और उनको विस्तृत रूप से लेने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों की रुचि हो जो ज़्यादा जानने की, जैसे अभी मैंने शुरुआत में बात की थी कि आखिरी में मैं पूछूंगा कि समय तेज़ बीता कि धीमा, तो क्या कहना चाहते हैं कि समय तो ये मेरे ये धन्यवाद सर। ये अगर समय नहीं सुनता रहूं तो मैं सच्चे अर्थ में विद्वान बन जाऊंगा। लोग यहाँ के मुझे विद्वान मानते लेकिन वो नहीं जानते ही कि मैं विद्वान नहीं हूँ। सर जो साउंड का आपने कहा कि स्पेस घेरता है, तो अगर कोई चीज़ स्पेस घेरती है तो उसकी शेप भी होगी। हमने जो साउंड के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हैं उसमें वो स्थान नहीं घेरता है जो फिजिक्स में हमने पढ़ा, और अगर स्थान नहीं घेरता तो शेप नहीं है। मेरा कहना है कि अगर ऐसा कुछ आपके पास है कि वो स्थान घेर रहा है, जो सीडी में आपने बताया कि, तो इस पर हमने आगे काम क्यों नहीं किया। और मुझे जो लगता है कि जो हमारा ये शरीर है तो लाइट का तो कंट्रीब्यूशन है इस शरीर को बनाने में, साउंड भी इसमें स्पेस घेरा तो ये कंडेंस साउंड जो हमें दिख रही है शायद ये क्या अगर ऐसा है साउंड का शेप क्यों नहीं हमको दिख रहा है, अगर वो साइज को घेर रहा है। यही जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ज्ञान है हमारे यहाँ और इतना विस्तृत है कि उन पर बात करने में बहुत समय लगेगा। मैं एक संक्षेप में बता, साउंड की अगर हम बात करें तो ये पूरी सृष्टि जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान मानता है उसका निर्माण ही साउंड से हुआ है। अनहद नाद हुआ सबसे पहले। अनहद नाद क्या है? हमारे यहाँ कहा गया कि शून्य में विस्फोट हुआ जिससे जो ध्वनि हुई, जो ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, उससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब ये बाकी लोग मानते नहीं थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहले बताया कि बिग बैंग हुआ, शून्य में विस्फोट हुआ जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो अभी भी हमारा जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है एक कदम आगे है। और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि शून्य में विस्फोट हुआ जिससे ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो ध्वनि ऊर्जा थी जो उत्पन्न हुई जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। और अभी आप लेटेस्ट स्ट्रिंग थ्योरी में आ जाएं, जो अभी विज्ञान जिस पे काम कर रहा है, तो स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि वो वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल्स हैं उससे ये क्रिएशन हुआ। तो वो बिल्कुल वही कल्पना है जो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ऋषियों ने की है। आने वाला समय आने दीजिए, देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल आते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन बाकी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि चेतना का विकास। हम अभी भी विज्ञान में मानते हैं इवोल्यूशन ऑफ, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मानते हैं, डार्विन की थ्योरी ऑफ।
लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान जो है वो ये कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस एक्चुअली हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब हमारे यहाँ निर्जीव किसी को नहीं माना गया। पेड़ पौधों में जीवन तो जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर ही दिया। हमारे यहाँ तो सूर्य, चंद्रमा, तारे सबको जीवन माना गया। तो प्रश्न ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जिनको हम सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग कहते हैं उनमें भी जीवन प्रमाणित हो जाए, जैसा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है कि उस पत्थर में भी जीवन है, अंतर सिर्फ उसके चेतना के स्तर में है। पत्थर में चेतना स्लीपिंग स्टेज में है, उसके बाद पेड़ पौधे आए उनमें ड्रीमिंग स्टेज में है, फिर उसके बाद पशु आते हैं, उसके बाद मनुष्य आते हैं। तो ये बोला जाता है कि मनुष्य जो है वो जागृत अवस्था में चेतना मनुष्य की आ चुकी है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम जागृत अवस्था की चेतना में अभी आ पाएँ? हम अभी भी बहुत सारे मनुष्य जो हैं पशु स्तर की चेतना में जी रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे श्लोक हैं। यदि हम भी अभी खाने पीने, बड़े होने, बच्चे पैदा करने और बूढ़े होकर मर जाने को जीवन समझते हैं तो हम पशु स्तर की चेतना में जी रहे हैं, हम और उससे ऊपर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम अपनी चेतना का विकास करें, कम से कम मानव स्तर की चेतना में पहुँचे, और ऊपर पहुँच सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये जो चेतना का विकास है ये अभी हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान में तो है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए फ्रिट्ज ऑफ कापरा, अगर आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आधुनिक विज्ञान की खोज अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि जब तक हम चेतना की खोज इस विज्ञान में शामिल नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब कॉन्शियसनेस की स्टडी आधुनिक विज्ञान को करनी ही पड़ेगी। तो ये सब बहुत सारे विषय हैं। हम अगर मैंने कहा कि अगर समय होगा तो आगे बात करेंगे, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मेरे लिए भी एक हर्ष का विषय होगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मुझे सुना, मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। धन्यवाद।